नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं बोल रहा हूँ शिवम। और दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ेंगे समर्पण आईएएस के फाउंडर मिस्टर आर पटेल सर, जिनको अनुभव है 10 से 12 साल का आईएएस पीसीएस की तैयारी करवाने का। तो दोस्तों, आज हमारे इस पॉडकास्ट के जरिए आर पटेल सर अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं आर पटेल सर का। थैंक यू शिवम, मुझे यहाँ बुलाने के लिए ताकि मैं इंटरेक्ट कर सकूं सिविल सर्विस में भी एस्पिरेंट है और अपना एक्सपीरियंस और उनके क्वेश्चंस को आंसर कर सकूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं सर से जानना चाहूंगा कि यूपीएससी एग्जाम जो है इंडिया में इतना प्रेस्टिजियस क्यों माना जाता है। सर, थोड़ा एक्सपीरियंस अपना बताइए। देखिए, यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है ये केवल एक जॉब नहीं है। ये देखिए कैसे लोगों को सेलेक्ट करता है। जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम देते हैं वो लोग आगे चल के पॉलिसी मेकर बनते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रन करते हैं इंडिया एज अ कंट्री का। तो वो लोग किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? वो कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो सोसाइटी को शेप कर रहे हैं। तो केवल एक जॉब नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आपको निभाना है। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये एक पब्लिक सर्विस करते हैं, ये एक जॉब नहीं करते, इसलिए ये इंपॉर्टेंट। बहुत ही अच्छा जवाब दिया सर आपने। सर, मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन जानना चाहूंगा कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए काफी सारे बच्चे सोचते हैं कि ये एक इंटेलिजेंस है या फिर स्ट्रैटेजी बना करके हम यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। उसमें आपकी क्या राय है? देखिए, जो शिवम आपने जो सवाल पूछा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या सर केवल पढ़ाई और नॉलेज की बदौलत ही यूपीएससी निकाल सकते हैं या एक कोई स्ट्रेटेजी चाहिए या स्मार्ट वर्क चाहिए? तो देखिए, स्मार्ट वर्क तो चाहिए क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है कि अब अगर आप सिलेबस में ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप साइंस पढ़ रहे हैं, तो आप उसमें बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। चीजों को क्या पढ़ना है और साथ में कितना पढ़ना है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो वो कितना जानने के लिए कितने अमाउंट ऑफ ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, कितना सिलेबस, कितने डेप्थ तक किसी टॉपिक में जाना है, ये स्मार्ट वर्क ही बताता है। उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। वो स्ट्रेटेजी बनाने में ही एक मेंटर आपकी मदद करता है। नहीं तो बच्चा पढ़ता तो खुद ही है, उसको एग्जाम खुद देना है, अपीयर खुद होना है। तो नॉलेज उसकी, तो नॉलेज के साथ साथ स्ट्रेटेजी भी वर्क करेगी, प्लानिंग भी वर्क। सर, मैं अब जानना चाहूंगा कि यूपीएससी तैयारी करने के लिए क्या एक जरूरी तरीका कह सकते हैं हो सकता है, या फिर एनसीईआरटी की तरफ हमें जाना चाहिए, या बेसिक बुक्स का इस्तेमाल करके हम आईएएस पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं? देखिए, एनसीईआरटी तो बिल्कुल रेलेवेंट है। आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, किसी भी टॉपर से पूछेंगे, किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट से पूछेंगे, सब कहेंगे कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी जो है वहां पे बेसिक फंडामेंटल्स जो है वो बहुत क्लियर रखे गए हैं। और नॉलेज का मतलब कि आपके फंडामेंटल बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपको फंडामेंटल बेसिक्स नहीं आते हैं तो एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है। अगर आपको आते हैं, बेसिक्स आपके क्लियर है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको पढ़ें। तब भी फाउंडेशन बिल्ड करता है एनसीईआरटी, इसलिए एनसीईआरटी तो रिलेवेंट है ही। काफी सारे बच्चे हैं कि जीएस में या फिर करंट अफेयर्स में उसको मैनेज करना काफी ज्यादा टफ हो जाता है कि किस पार्ट को पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें या बुक्स पढ़ें, या वर्ड के बारे में ज्यादा पढ़ाई करें या अपने कंट्री के बारे में। उस पे आपका क्या विचार है? देखिए, वही मैंने आपसे जो पहले कहा था, सिलेबस को कितने डेप्थ में पढ़ना है और कितना इंटरलिंक करके पढ़ना है। जैसे सिलेबस के 3-4 हिस्से हैं। एक तो जीएस है, जनरल स्टडीज जिसको बोलते हैं। एक होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, वैकल्पिक विषय जो बच्चा चूज करता है। और फिर करंट अफेयर की बात आती है। करंट अफेयर को हमेशा सिलेबस के स्टैटिक टॉपिक के साथ लिंक करके पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लिंक नहीं करते हैं क्वेश्चन में, केवल करंट अफेयर पे तो क्वेश्चन नहीं आने वाला। और केवल करंट अफेयर जान के भी आप क्वेश्चन का सॉल्व कर पाएंगे। करंट अफेयर आपको बस ये बताएगा कि ये चीज न्यूज में है, ये चीज इस समय चर्चा में है, वर्ल्ड में है, इंपैक्ट कर रही है आपके एनवायरमेंट पे या आपकी कंट्री पे या आपकी सिचुएशन पे या आपकी इकोनॉमी पे। तो अगर ये चीज न्यूज में है तो उससे क्वेश्चन बन सकता है। तो उससे क्वेश्चन करंट अफेयर का ही नहीं बनेगा, स्टैटिक पोर्शन का भी बनेगा। तो उस टॉपिक को आपको तैयार करना पड़ेगा। वो टॉपिक जीएस में जहां जहां है वो भी तैयार करना पड़ेगा और न्यूज में क्या आ रहा है वो भी तैयार करना पड़ेगा। तो इस तरह से इंटरलिंक करके अगर हम पढ़ेंगे चीजों को तो चीजें एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी, चेन की तरह। देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एक मैराथन रेस है। इसमें आपको निरंतर दौड़ते रहना है और रेस कंप्लीट करनी है। बहुत सारे लोग केवल रेस कंप्लीट करने से रेस में कुछ ना कुछ आ जाते हैं, किसी न किसी पोजीशन पे आ जाते हैं। ये एक लंबी रेस है, तो रेस कंप्लीट करने वाले ही कैंडिडेट बहुत कम। तो सर, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं उससे पहले आपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमारे सर समर्पण आईएएस के नाम से कोचिंग चलाते हैं। तो सर, मैं जानना चाहूंगा कि कोचिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है? क्या बिना कोचिंग के
क्रैक करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और आपकी कोचिंग किस तरीके से सपोर्टिव है बच्चों के लिए, नए बच्चों के लिए खास तौर पे? देखिए, कोचिंग करना जरूरी है ऐसा नहीं है, जी। लेकिन आप कोचिंग को किस तरीके से समझ रहे हैं। कोचिंग का मतलब गाइडेंस ही होता है। तो अगर आप किसी से हेल्प ले रहे हैं, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से मार्गदर्शन ले रहे हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो भी तो एक तरह की कोचिंग ही हुई ना। वो आपको कोच तो कर रहा है, वो आपको सिखा ही तो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इतने बड़े एग्जाम को, इतनी लंबी तैयारी को बिना किसी के साथ या किसी के गाइडेंस के तो नहीं कर पाएंगे। कोई ना कोई आपका मेंटर होगा, आपका कोच होगा। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को भी कोच की जरूरत पड़ी, धोनी को भी पड़ी थी। तो ये इतने बड़े प्लेयर ऐसे तो बन नहीं गए। तो कोच की जरूरत आपको पड़ेगी। वो कोच आपको कोचिंग में भी मिलेगा। अगर वो कोच आपको बिना कोचिंग के मिल जा रहा है तो भी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते। तो कोचिंग की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जहां तक मेरे इंस्टीट्यूट समर्पण आईएएस की बात है, मेरा पर्पस कोचिंग को स्टार्ट करने का यही था कि मार्केट में इस चीज को काफी ग्लैमरस कर दिया गया है कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोचिंग करना जरूरी है, आपको इतनी सारी बुक्स पढ़ना जरूरी है। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को भी बहुत फेमस कर दिया गया कि इनको बिना पढ़े हमारा नहीं हो सकता। तो उस मिथ को हटाने के लिए कि एक टीचर, एक गाइड भी अगर आपका होगा ना, और आप लग के चीजों को करेंगे, बेसिक बुक के साथ करेंगे, तो भी आपसे क्वालिफाई कर सकते हैं सिविल सर्विस। कोई जरूरी नहीं है कि एक बड़ी कोचिंग, एक बड़े ग्लैमरस नाम पे ही आप जाएंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। वहां से भी हो सकता है, लेकिन नीचे से भी हो सकता है। जो लोगों ने कोचिंग नहीं की, किसी एक व्यक्ति से गाइडेंस लिया, उनका भी सिलेक्शन। बहुत ही अच्छा जवाब दिया सर आपने। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ और सर से पूछूंगा कि सर कुछ मिथ्स होते हैं या फिर कुछ डाउट होते हैं यूपीएससी के बारे में कि अगर ये चीज करेंगे तो यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होगा, या कुछ अफवाहें होती है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे बच्चे काफी ज्यादा डरते हैं, या फिर जो सच नहीं है यूपीएससी के बारे में बच्चे सोचते हैं? सर ये जानना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहला सच तो ये नहीं है कि जो क्रैक कर लिया है वो कहीं आसमान से या स्पेस से नहीं आया है। ठीक है, हम ही में से एक है। तो अगर वो कर सकता है तो हम भी क्रैक कर सकते हैं यूपीएससी सिविल। तो एक तो अफवाह ये है कि जो क्रैक कर रहा है या जो सेलेक्ट हो रहा है वो बहुत ज्यादा ज्ञानी है या बहुत एक्सीलेंट है अपनी स्टडीज में, या रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप भी ये कर सकते हैं। मेहनत आप कुछ करनी है। दूसरा, एक और मिथ है जो चल रहा है कि इंग्लिश मीडियम बच्चों का ही सिलेक्शन होता है, हिंदी का नहीं। ऐसा भी कुछ नहीं है। आपका मीडियम कुछ भी हो, इंग्लिश या हिंदी, आपको अपने मीडियम के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आप पढ़ेंगे नहीं, आप बेसिक फंडामेंटल नहीं क्लियर होंगे, आप आंसर नहीं लिख पाएंगे, आप एक इंप्रेसिव आंसर नहीं लिख पाएंगे, या आपको नहीं आता होगा। ना आता हुआ भी आंसर कैसे लिख ले जिसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज ना हो। ये सारी टेक्निक हर बच्चे को सीखनी पड़ती है, चाहे वो जिस मीडियम का हो। तो ये तो मिथ है कि इंग्लिश मीडियम वाला कर ले रहा है या हिंदी मीडियम वाला नहीं कर पा रहा है। ये सब केवल रूमर्स हैं जिसपे हम ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए इजी है बिलीव करने कि हाँ मेरा नहीं हो रहा है तो एक एक्सक्यूज चाहिए मुझे कि मेरा नहीं हो रहा है, तो मतलब मेरा हिंदी मीडियम है इसलिए नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ, हिंदी मीडियम के लोग भी सिलेक्ट हो रहे हैं। आज से पहले तो हिंदी मीडियम वाले ही ज्यादा सिलेक्ट हो रहे थे, सब हिंदी मीडियम मतलब पढ़ कोई के। बहाना नहीं चलेगा। हाँ। आप जो है मेहनत से तैयारी करेंगे तो जरूर सेलेक्ट होंगे, और किसी को दोष देना सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर आंसर लिखने के बारे में बताइए कि कुछ लोग जैसे तैयारी तो कर लेते हैं लेकिन उसे लिखने में या फिर एक्सप्लेनेशन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उन्हें उतना वो उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। देखिए, नॉलेज होना और उसको एक्सप्रेस करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, मुझे सारा थ्योरी पता है लेकिन मैं उसको लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, या ऑर्डर में नहीं लिख पा रहा हूँ। मुझे पता तो है लेकिन जो चीज पहले लिखनी थी वो बाद में लिख रहे हैं। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन नहीं लिख पा रहे हैं, या कोई इंप्रेसिव आंसर, मतलब आंसर में कोई भी फिगर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई भी फ्लो चार्ट नहीं है, कोई भी ग्राफ नहीं है। अगर ऐसा आंसर आप लिख रहे हैं तो आप सबकी तरह लिख रहे हैं। मैक्सिमम लोग ऐसा लिख रहे हैं। आपने क्या अलग किया? तो आपके क्वेश्चन आंसर का एक सिस्टमैटिक होना बहुत जरूरी है कि मतलब वो किस ऑर्डर में जा रहा है। जो बात पहले कहनी है वो पहले लिखी होनी चाहिए, जो बाद में वो बाद में। दूसरा, उसमें फिगर, ग्राफ, फ्लो चार्ट, इनका उपयोग होना चाहिए, इनका इस्तेमाल होना चाहिए उस आंसर में। अगर आप इन सब चीजों को अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप आंसर अच्छा लिख सकते हैं और अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। ये चीजें प्रैक्टिस से सीखनी पड़ती हैं, और हम भी सिखाते हैं, हम गाइडेंस भी देते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम भी करते हैं, मैं इंडिविजुअली भी गाइड करता हूँ बच्चों को। तो क्वेश्चन, सबसे पहले तो बच्चे क्वेश्चन नहीं समझ पाते कि पूछा क्या गया है। जब वो ये समझ जाते हैं तो उस चीज को कैसे लिखा जाए ये नहीं समझ पाते। तो इन सब चीजों को प्रैक्टिस से ही सुधारा जा सकता है। आप बहुत ज्यादा नॉलेज, आपने सारा सिलेबस पढ़ लिया, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे लिखने की तो उन चीजों को आप नहीं कर पाएंगे। मतलब प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि क्या गलतियां हम कर रहे हैं। हाँ। जब हम चीजें करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या क्या
गलतियां निकल के आ रही हैं। निकल के आ रही हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप आंसर लिखेंगे, किसी से चेक कराएंगे उसको, तो वो आपकी 10 कमियां बताएगा, एक एक करके दूर होंगी वो कमियां, आंसर दर आंसर। फिर आप समय सीमा में लिख पा रहे हैं कि नहीं, ये एक बड़ा चैलेंज है। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से ही दूर होंगी, घर बैठे रहने से या केवल किताबें पढ़ने से नहीं दूर होंगी, लिखना पड़ेगा। कितनी जल्दी कर लेते हैं या कितने हाँ, वर्ड्स में लिख लेते हैं या क्या क्या पॉइंट होने चाहिए। बहुत ही अच्छा जवाब दिया सर ने, और आशा करता हूँ आप लोगों को ये पॉइंट्स अच्छे लग रहे होंगे। और आगे बढ़ते हुए कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको लगभग सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल सके फ्रेंड्स। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और मैं सर से पूछता हूँ, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि काफ़ी सारे बच्चे, ये होता है सर कि ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं बीए ओ आईएसपीसीएस की प्रिपरेशन, और जैसे कुछ बच्चे हैं जो इंटर कर लेते हैं, उनको जो है वो शुरू करना चाहते हैं कि एग्जाम तो ग्रेजुएशन के बाद ही देंगे लेकिन तैयारी हम इंटर के बाद ही शुरू कर सकते हैं, तो क्या ये सही रहेगा? देखिए, ऐसा कोर्स तो हम भी कराते हैं जिसमें इंटर के बाद से ही प्रिपरेशन है, क्योंकि आज पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोग नहीं जानते थे। हम जब इंटर में पढ़ते थे तो हमें नहीं पता था आईएसपीसीएस के बारे में। आज बच्चा अवेयर है, उसको अवेयरनेस के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन में, वो देख सकता है कि सिलेबस क्या है, वो जानता है, उनके गार्जियन भी अवेयर है। तो अगर आप इंटर के बाद अपने ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करते हैं तो वो तैयारी ईजी हो जाती है, क्योंकि आपके पास एक लंबा समय होता है, मिनिमम 3 साल का ग्रेजुएशन होगा ही होगा, और तैयारी करने में भी 2 साल तो आपके लगेंगे ही लगेंगे आपको सिलेबस कंप्लीट करने। तो अगर वो समय जो जिसमें एक बार हम सिलेबस को पढ़ रहे हैं वो अपने ग्रेजुएशन के साथ ही कर लें, तो जब हम ग्रेजुएट होंगे उसके बाद हमारे पास सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होगा, हमें पता होगा क्या चीज पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, क्या कितनी पढ़नी है, ठीक है, किस एग्जाम में क्या रिलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अनइम्पॉर्टेंट है। तो हम अपने आप को फिर अपनी कितना ज्यादा उसमें रिवीजन कर रहे हैं उसके आधार पर, और कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके आधार पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर हम ग्रेजुएशन के बाद ही शुरू करेंगे 2 साल की पढ़ाई, फिर 2 साल और लगेंगे। इसलिए बेहतर ये है कि इंटर के बाद अपने ग्रेजुएशन के साथ ही हम अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें, अगर हमने कहीं बैक ऑफ द माइंड सोचा है कि हम सिविल सर्विस तैयारी। मतलब इंटर के साथ हमारा ग्रेजुएशन भी चल सकता है और हाँ। आईएसपीसीएस की तैयारी भी कर सकते हैं। जी। तो सर एक क्वेश्चन और जानना चाहूंगा कि काफी सारे बच्चे होते हैं जैसे 1 साल प्रिपरेशन करने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट दे देते हैं, फिर सेलेक्ट नहीं होते हैं या तो वो निराश से हो जाते हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से वो मोटिवेटेड रहें, उनका एक बार नहीं हुआ या 2 बार नहीं हुआ तो किस तरीके से वो कंटिन्यू रह के उन चीजों से सीख सकते हैं और आगे बढ़ते रह सकते हैं, ना कि बीच में छोड़ें? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैराथन रेस है, तो इस रेस को कंप्लीट करना मतलब पूरा सिलेबस पढ़ने में ही आपको 1.5 साल से 2 साल लग रहे हैं। तो उसमें आप बहुत सारा ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा कि अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा, मुझे मैंने जो पढ़ा वो मैं भूल जा रहा हूँ। तो बहुत सारा ऐसा समय आएगा, या अटेम्प्ट देते हैं तो वहां हमको में आ रहा है, क्वेश्चन मेरे समझ ही में नहीं आ रहा है कि मैं कर पाऊँ, तो हम बहुत डीमोटिवेटेड होते हैं। उस समय सबसे अच्छी चीज कि अटेम्प्ट तभी दें जब आप पूरी तरह तैयार। तो आप अटेम्प्ट छोड़ सकते हैं, फॉर्म भर के आप अटेम्प्ट छोड़ दीजिए, मत दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर आपसे नहीं हो रहा है तो उस समय आपको मोटिवेटेड रहने के लिए कहीं से मोटिवेशन लेना पड़ेगा, या तो आप सेल्फ मोटिवेटेड हो या आप हमारे पास आए, या मोटिवेशन वीडियोस में बीच बीच में मोटिवेशन सेशंस भी लेता रहता हूँ इसी वजह से, ताकि आपको वो हिम्मत और वो हौसला मिलता रहे और बहुत ज्यादा निगेटिव लोगों से दूर रहें जो आपको डीमोटिवेट मतलब करते आपका होंगे। सर्कल वैसा होना चाहिए जिससे हाँ, आप फ्रेंड सर्कल या आसपास की सोसाइटी या जिन लोगों से आप मिल रहे हैं वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होने चाहिए, आपकी हिम्मत बढ़ाएं वो, ना कि उसको कम करें कि नहीं इतने समय से यही कर रहे हो क्या होगा। जब पढ़ाई ही 2 साल की है, 1.5 साल की है, तो उसका 2 साल पढ़ने के बाद वो 2 अटेम्प्ट तो देगा ही बच्चा, तो 4 साल तो ऐसे ही हो गए। तो ये एक लंबी प्रोसेस है। बस इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आईएएस का यही है कि वो एक लंबी तैयारी है। आप 3 महीने में, जहां आप एसएससी बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो 3 महीने 4 महीने में आपका सिलेबस खत्म हो जाता है और आप जल्दी जल्दी पेपर देते रहते, तो वहां पे आपको रिजल्ट, क्योंकि आप जल्दी जल्दी पेपर दे रहे हैं तो आपको जो भी आप फेल हो रहे हैं या पास हो रहे हैं वो आपको जल्दी जल्दी पता चल रहा है। लेकिन यहाँ तो साल में एक ही बार पेपर हो रहा है, तो इस बार अगर आप फेल हो गए तो आप नेक्स्ट ईयर ही आप दे पाओगे, पूरे साल आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपकी मेहनत। तो बहुत सारे ऐसे समय आएंगे जब आप डिमोटिवेटेड होंगे, वो आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ ही। तो दोस्तों बहुत ही सारे हमने क्वेश्चन सर से पूछे हैं और बहुत ही अच्छे से सर ने जवाब दिया, अपने एक्सपीरियंस वगैरह सारे शेयर करे हैं। और अब मैं सर से जानना चाहूंगा कि सर आपने समर्पण आईएएस के नाम से लखनऊ में कोचिंग खोल रखी है, तो उससे जो है काफी सालों से आप चला रहे हैं, तो कई तरह के बच्चे आए होंगे, कई तरह के टीचर्स, एक्सपीरियंस टीचर आपके पास हैं, तो इतने सालों में आपका क्या जो है अनुभव रहा किसी बच्चे को जो आप बताना चाहें कि ये चीज नहीं करनी चाहिए या ये चीज जरूर करनी चाहिए?
देखिए, सबसे पहला एक्सपीरियंस तो मेरा ये है कि आपको दूसरे को देख के काम नहीं करना चाहिए, अपना डिसीजन खुद लें। आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है कि नहीं, आप कर सकते हैं कि नहीं, ये आप ज्यादा बेहतर बता सकते। उसको बताने के लिए आपको जो जानकारियां चाहिए वो आपको जुटानी। जैसे आप सिलेबस पता होना चाहिए, उस सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, उसको कितना समय लगेगा पढ़ने में, क्या सोर्सेज होंगे उसको पढ़ने, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके लिए हम फ्री काउंसलिंग सेशन भी मैं करता रहता हूं बच्चों को ये बताने। फिर आप डिसीजन लीजिए कि आप कर सकते हैं। मेरा दोस्त तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या वो किस कोचिंग में तैयारी कर रहा है, उस कोचिंग में मैं भी चला जाऊंगा तो मैं भी आईएएस बन जाऊंगा, ऐसा कहीं नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पहले तो डिसीजन आप लीजिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेट बनने के बाद, सिविल सर्वेंट बनने के बाद आप ही को सारे बड़े बड़े डिसीजन लेने हैं, जिसपे दूसरे लोगों की भी जिंदगियां डिपेंड, दूसरे लोगों की भी इकोनॉमी डिपेंड करेगी। तो जब आप अपना डिसीजन स्वयं अच्छे से नहीं ले पाएंगे तो दूसरे के लिए कैसे लेंगे। सबसे पहले हमको ये काम करना है कि हमको अपने डिसीजन खुद लेने हैं, और उस डिसीजन को लेने के लिए जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, जो जो नॉलेज चाहिए, सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, इंस्टीट्यूट के बारे में पता होना चाहिए, डेप्थ के बारे में पता होना चाहिए, वो सब आप ही को जुटाने हैं। उसको कलेक्ट करने में या उस जानकारी को जुटाने में आपको मेरी मदद चाहिए। मैं अवेलेबल हूँ, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा, मैं ऑनलाइन भी अवेलेबल हूँ, कॉल पे भी हूँ, व्हाट्सएप पे भी हूँ, ऑफलाइन भी सेंटर पे अवेलेबल हूँ। तो वो सारी चीजों में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन डिसीजन आपका होना चाहिए। सो दोस्तों, काफी सारे सवाल जवाब हुए हमारे आर पटेल का सर के साथ में, और इसी के साथ पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। और फिर कभी अगर आप कमेंट करेंगे कि ये पॉडकास्ट अच्छा रहा, कुछ और भी क्वेश्चंस अगर आपके होंगे, तो दोबारा से हम आर पटेल सर का एक्सपीरियंस लेंगे और वीडियो में जो है शामिल करेंगे। और थैंक यू ऑल ऑफ यू।